सो हेलो एवरीवन, आज है डे 7 ऑफ 11 डे सीरीज और मैं वेलकम करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो है प्राची ट्रेंड्स। ओके, तो आज हमें करना था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। मैंने लास्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल कंप्लीट कर दिया था और आज बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड और कुछ केमिकल रिएक्शंस किसकी, कार्बन की करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आखिर होती क्या है, तो देखिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका एस्टर फॉर्म होता है। अब एस्टर क्या होता है, एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होता है जिसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही होती है। ठीक है, तो अब ये बनता कैसे है, परफ्यूम्स तो हम सब यूज करते हैं पर परफ्यूम्स के अंदर वो फ्रेग्रेंस आती कहां से, तो आइए जानते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लेना है, एक अल्कोहल लेना है, अल्कोहल। और जब भी हम अल्कोहल की बात करते हैं सबसे पहले हमें याद आता है इथेनॉइक एसिड C2H5OH, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3CH2OH, राइट। उसके बाद मुझे लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, क्योंकि बात हम इथेनॉइक एसिड की कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही लेंगे। CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, 2 कार्बन, ईथ, एन, सारे सिंगल बॉन्ड और ओइक एसिड। ठीक है, उसके बाद हमारा कैटेलिस्ट क्या है, हमारा कैटेलिस्ट है कंसंट्रेटेड H2SO4। अब जहां देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 मैंने कहा था वाटर को रिमूव कर देना है, तो क्या करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4, वाटर को रिमूव करेगा। अब वाटर रिमूव कहां से होगा, H2O, मतलब एक H और एक OH फॉर्म में रिमूव करना है। अब उसे रिमूव कहां से करेंगे, देखिए यहां से दिख रहा है OH और यहां से H, यहां से OH रिमूव होगा, यहां से H। अब देखो जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं से तो बॉन्ड अटैच होगा, जहां से रिश्ता टूटेगा वहीं से तो अटैच होगा। तो क्या होगा इसमें, देखिए CH3CO, CH3CO, उसके बाद यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहीं से अटैच होगा COO। और आगे क्या लिखेंगे हम, CH2 CH3। अब इसे कंबाइंडली कैसे लिख सकते हैं, देखिए CH3 मतलब इसे ढंग से कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड से O अटैच होगा, उसके आगे आएगा आपका CH3 CH2। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यही तो है आपका एस्टर। ठीक है, और एस्टर कैसे होते हैं, फ्रूटी स्मेल मींस स्वीट फ्रेग्रेंस। क्या आती है इनमें, स्वीट फ्रेग्रेंस। अब ये जो स्वीट फ्रेग्रेंस हमें आ रही है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, IUPAC नेम। तो देखिए ये है एस्टर में एक आपका होता है O के बाद कार्बन लगे और एक O से आपके पहले कार्बन लगे। तो सबसे पहले O के बाद कितने कार्बन है, 2 कार्बन, क्या नेम होगा इसका, इथाइल। ठीक है, C2H5, तो इथाइल आ गया। उसके बाद इसमें क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O, जो भी चीज O के साथ अटैच होती है कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, तो इसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट। ये OAT क्या बता रहा है, OAT बता रहा है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, हमारा एस्टर ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नेम हो गया इथाइल इथेनॉइट। अब ये जो इथाइल इथेनॉइट है ना, ये आपका यूज आएगा आगे सोप बनाने के लिए। कैसे, हाँ वही नहाने वाला साबुन बनाने के लिए यूज आएगा आपका इथाइल इथेनॉइट। कैसे, देखिए जब भी इस इथाइल इथेनॉइट में आप कोई भी बेस एल्कली, कौन सा एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या बनेगा आपका, बनेगा आपका अल्कोहल प्लस सोडियम इथोक्साइड। कैसे बनेगा, आइए जानते हैं। तो चलिए एस्टर कौन सा लिया, वही जो यहां लिखा है, कौन सा लिखा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम इसमें एक NaOH डाल रहे हैं। अरे भाई बेस डाल रहे हैं, बेस कौन सा बेस, NaOH, सोडियम इथोक्साइड। अब सोडियम इथोक्साइड डाल के क्या हुआ, अरे जादू हुआ है सर, जादू। कैसे हुआ है, देखो यहाँ पे क्या होगा, NaOH से यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हमारा कौन से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से हमारा जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहां से होगा। ठीक है, क्या बनेगा अब, अरे नहीं पता तुम्हें, देखो यहां से CH3COO, ठीक है, और यहां से NaO, ये एक साथ अटैच हो जाएंगे।
ये वाला स्टार्टिंग का और ये वाला स्टार्टिंग का एक साथ अटैच हो जाएंगे और ये लास्ट के एक साथ, क्या बनेगा यहाँ पे C2H5O। जहां से रिश्ते टूटे हैं वहीं से रिश्ते जुड़ेंगे, जहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है वहीं से बॉन्ड अटैच होगा। क्या अटैच होगा यहाँ से H, C2H5O H, क्या बना अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल। कौन सा अल्कोहल बना, इथेनॉल। ठीक है, और क्या बनेगा देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और कहां से टूटा है ONA, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, क्या बोलेंगे हम इसे सोडियम, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा है ONA, क्या बना ये सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, हुआ क्रिस्टल क्लियर, नहीं हुआ होगा ना, रुको जो भी कमी है उसे मैं पूरा करती हूँ। क्या करना है देखिए कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हमने किसके बीच में रिएक्शन की, एक अल्कोहल लिया और एक क्या लिया, एक क्या लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल कौन सा लिया, इथेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड। क्या हुआ कंसंट्रेटेड H2SO4 ने सारा बचपन जला डाला। अरे बचपन नहीं जलाया, यहाँ पे पानी जलाया है, यहाँ पे एक पानी का मॉलिक्यूल जलाया है, तो H2O को रिमूव कर देंगे और क्या बनेगा फिर उसके बाद बनेगा मेरा एस्टर, एस्टर, और क्या रिमूव होगा वाटर। ठीक है, वाटर रिमूव होगा, उसके बाद जो वो एस्टर बना उसी एस्टर को हम आगे यूज करेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, साबुन बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और करते क्या है उसमें, एक एस्टर लिया, एस्टर में मैंने अल्कली डाला, कौन सा सोडियम बेस, सोडियम बेस, कौन सा NaOH, NaOH, दोनों के साथ बीच में रिएक्शन हुई, कुछ बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हुई, कुछ झूठे मूठे रिश्ते टूटे, नए रिश्ते बने। और नए रिश्ते कौन से बने, आपका अल्कोहल और सोडियम इथॉक्साइड, जिसमें आपका अल्कोहल रिलीज हो जाएगा और सोडियम इथॉक्साइड ही आपका सोप होता है। लेकिन ये सोप का सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला है, आपकी जो सोप होती है उसमें बहुत सारे लंबी चेन कार्बन की प्रेजेंट होती है, C17 C15 इतने कार्बन आपके प्रेजेंट होते हैं उस सोप। तो आई थिंक ये आपको टॉपिक हुआ होगा क्रिस्टल क्लियर, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखो उसके आगे हम आगे मूव करते हैं किस पर, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या करना है, कार्बोनेट्स लेने या फिर बाइकार्बोनेट्स लेने, उनके साथ रिएक्शन देखने की इथेनोइक एसिड कैसे एक्ट करता है जब वो रिएक्ट करता है किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ और किसी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगी, पहले कराती हूँ कार्बोनेट के साथ। इसके लिए मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई तब क्या फॉर्म हुआ, अब देखो आपने सब लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जब किसी भी एसिड की कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, CH3COO Na। अब क्या होगा, इधर हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है सोडियम से, तो वहां पे हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, सोडियम से। अब और क्या बनेगा, वेट देखिए जब भी आप कर रहे हैं तो एक आपका H2O भी आपका रिलीज हो रहा है, H2O प्लस CO2 दिख रहा है इधर से, एक H2O हो गया, एक CO2 गैस भी रिलीज हो रही है। तो ये होती है आपकी रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद किसी का भी कार्बोनेट ले लोगे ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे होगी, अरे भैया सिंपल है, CH3COH लिया हमने, उसमें क्या लिया NaHCO3, क्या है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट किसी ने बोला अरे बाय कहां से आया, अरे भैया बाय कुछ नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्लियर हुआ तुम्हें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ना इन्हें हम क्या देते हैं बाइकार्बोनेट्स। क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट्स। अब देखिए इनकी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा आपका वही सेम प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर बना है। कैसे भाई, देखो सोडियम क्या करेगा, H को रिप्लेस करेगा और क्या बनेगा CH3COONA प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। अब आप लोगों का एक काम है, क्या करना है आप लोगों को, देखिए आपको करनी है इन रिएक्शंस को बैलेंस। मुझे लगता है आप लोगों को बैलेंस की बहुत प्रैक्टिस है, तो आइए अब इन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मैं नहीं, सिर्फ आप अकेले, तो करिए बैलेंस करिए इस रिएक्शन को।
नाउ उसके बाद आते हैं हमारे कुछ यूजेस ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब वो यूजेस क्या हैं देखिए। फर्स्ट यूज है हमारा डाइल्यूट। अगर हम इथेनॉइक एसिड को बहुत ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में कर दे, डाइल्यूट फॉर्म बोले तो 5 to 8% ओनली इथेनॉइक एसिड लें, उसमें हम वाटर 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 ऐड कर दें, वाटर वाटर एवरीवेयर, ओनली 5 to 8% ड्रॉप इज योर इथेनॉइक एसिड, तो बन जाएगा विनेगर, जो कि यूज आता है आपके केचप्स में डालने के लिए, आपके पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, पिकल्स डालने के लिए, और भी बहुत सारे यूजेस में आता है। तो सेकंड यूज पे आते हैं कि सेकंड यूज आपका क्या है इथेनॉइक एसिड का। अब देखिए इथेनॉइक एसिड जो है वो एसीटोन की तरह भी यूज होता है। एसीटोन क्या होता है? नेल पेंट लग रही है मेरी, आधी अधूरी छूट गई है, मम्मी एसीटोन किधर है, मुझे इसे छुड़वाना है, तो समझ गए नेल पेंट रिमूवर में क्या प्रेजेंट होता है आपका एसीटोन, और एसीटोन क्या होता है आपका इथेनॉइक एसिड। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपकी डाइज प्लास्टिक, और एक रबर को कोएगुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है क्या, इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ है। फार्मास्यूटिकल्स में भी काफी यूज है, काफी सारी आपकी मेडिकल यूज है, मेडिसिनल यूज है। ठीक है, तो ये सब चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस किसकी, कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, जो सारे ही कार्बन कंपाउंड देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में सबसे पहली रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन वो क्या होता है, कोई चीज जलना तो सब जानते हैं कि कोई चीज जलती है, बट जलती कोई चीज कब है, कोई भी चीज कब जलती है, जब उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलती है। अब ठीक है, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस या तो हो सकता है कम ऑक्सीजन मिले या फिर तो ज्यादा ऑक्सीजन मिले, मतलब जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन या जितनी चाहिए उससे कम ऑक्सीजन। अब कितनी ऑक्सीजन मिल रही है उस टाइप पे कैसा कंबशन होगा ये डिपेंड करता है। अब उससे पहले जब आग लगी है तो फ्लेम भी तो बनेगी। अब जानते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लेम, कि फ्लेम कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लेम, सबसे पहले हम बात करें लुमिनस फ्लेम और नॉन लुमिनस। लुमिनस जो उजाला देते हैं, जो उजाला प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस द गुड अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि आपकी येलो फ्लेम। अब येलो फ्लेम कैंडल देखिए जलती हुई, कैंडल में येलो फ्लेम निकलती है, उससे पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। ठीक है, और नॉन लुमिनस फ्लेम क्या है, नॉन लुमिनस फ्लेम वो फ्लेम जो कि इतना उजाला नहीं करती है, रोशनी नहीं करती है, तो फिर कहती क्या है भाई ये बहुत गर्म होती है, ये क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल नॉन लुमिनस फ्लेम, जैसे कि गैस देखिए, किसी में गैस जलती है, गैस कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस करती है, लाइट्स ऑफ करके देखना, गैस जो होती है वो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करती है, और जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है वो बहुत हॉट होती है। अभी जो ब्लू कलर की फ्लेम है ये कब प्रोड्यूस होती है, जब उसे गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। ठीक है, आपने देखा होगा गैस के नीचे होल्स होते हैं, अब वो होल्स ओपन होना जरूरी है, अगर वो ओपन नहीं होंगे तो आपकी कंप्लीट सप्लाई, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी, और नहीं होगी तो आपके जो बर्तन है ना वो नीचे से काले हो जाएंगे। अभी कैसे होते हैं, कैसे वो काले हो जाएंगे, क्या बोल दिया मैंने, ये गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है ये सब, आइए जानते हैं। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब इन्हें मुझे बर्न करना है तो मेरे दो केसेस बन सकते हैं, या तो गुड अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो। तो देखिए जब भी गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेरी प्रेजेंट होगी उस टाइम पर मेरा कंप्लीट कंबशन होगा। कंप्लीट कंबशन मींस मेरा सब्सटेंस फुली बर्न हो जाएगा। अब फुली बर्न हो जाएगा तो क्या देगा वो, क्लियर ब्लू फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल आपकी गैस स्टोव में देख सकते हैं आप, ब्लू कलर की फ्लेम आती है। अब वेट क्या होगा जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी होगी, तब देखिए इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कोई भी सब्सटेंस पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ना आपकी वो रिलीज होगी। इस केस में भी होती है, इस केस में क्या होती है, CO2 गैस आपकी रिलीज होती है। ठीक है, अब या तो और दूसरा होता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स वो है जो कि आपके बर्तन के सरफेस के नीचे काला कलर लग जाता है, चूल्हे के केस में लगता था। ठीक है, जब भी चूल्हे वगैरह पे खाना बनता था वहां पे ब्लैक पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते थे आपकी सरफेस पे। क्यों होते थे, क्योंकि वो क्या होता था, वहां पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, वुड को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पूरी तरह से सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पा रही है। बाहर की सरफेस को देखो, वुड को मिल रही है ऑक्सीजन, बाहर का सरफेस, ये मेरा वुड है, इसे सरफेस को मुझे ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है, पर क्या अंदर वाला जो सरफेस है क्या उसे ऑक्सीजन की सप्लाई मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही।
तो वहां पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो हार्मफुल गैसेस निकलेंगे, हार्मफुल गैसेस के साथ साथ क्या निकलेंगे, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, जो कि मेरे सरफेस के नीचे स्टिक हो जाएंगे। अब ये क्या होगा, ये गर्म तो होगा, चमकेगा भी, लकड़ी चमकेगी भी, बट उसके बाद क्या होगा, फ्लेम निकलेगी येलो कलर की और सूट माने काला धुआं निकलेगा। ठीक है, अब ये तो सैचुरेटेड का केस। अब जो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, उनमें हमेशा क्या निकलती है, येलो कलर की सूटी फ्लेम ही निकलती है। आपका क्वेश्चन आता है एक कि आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, एक आपको क्वेश्चन दे रखा है कि अल्कोहल जो होते हैं वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। और जो आपके कैम्फर और नैफ्थलीन होती है उनमें ना आपकी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण वो क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और येलो कलर की फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सब हमने इसलिए समझा क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं कंबशन रिएक्शन, जिसमें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करेंगे क्या, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले कंबशन रिएक्शन में स्टार्ट करते हैं जब हमारी गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। फर्स्ट केस है आपका केस 1, व्हेन गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। गुड सप्लाई बोले तो सफिशिएंट अमाउंट में आपके ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। तब क्या होगा, मेरा कोई भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है CH4 दैट इज योर मीथेन या आप कुछ भी लोगे ना, सब चीज in presence of oxygen, when good amount of oxygen is present, it will produce CO2 plus H2O plus heat plus light। क्या प्रोड्यूस करेगी, CO2 plus H2O plus heat plus light। ओके, but case 2, when oxygen is present but insufficient O2 इज प्रेजेंट। ठीक है, तब क्या होगा, तब उस केस में आपका जो भी सब्सटेंस है ना वो बर्न करेगा। बर्न तो वही O2 के प्रेजेंस में करेगा। क्या होगा ये O2, इनसफिशिएंट। और क्या फॉर्म होगा, इस केस में आपकी निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2O प्लस हीट को हम डेल्टा से यूज करते हैं, मतलब ये ट्राइंगल है आपका एक टाइप का, प्लस लाइट, ये आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन आपको बैलेंस खुद से करनी है। उसके बाद केस 3, सडनली क्या हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। व्हेन नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उस केस में क्या होगा, जब आपके कोई भी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, उस केस में क्या होगा कि CH4, ऑक्सीजन की सप्लाई पहले तो थी ना, तो रिएक्शन में लिखते हैं। फिर क्या होगा कि जब रिएक्शन की सप्लाई बंद हो गई तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स में वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अनबर्न, जो कि जले नहीं है, ब्लैक कलर का सूट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे प्रोवाइड, ब्लैक सूट, काला धुआं। ठीक है, प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू, सारी रिएक्शंस आपको क्लियर हुई। उसके बाद आगे हम मूव करते हैं एडिशन रिएक्शन पे। एडिशन रिएक्शन क्या होगा, अब एडिशन रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है कि आपका कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है आपका, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब जब आपका कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है, उस केस में क्या होगा, आपको उसे सैचुरेटेड बनाने के लिए मींस उसका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आपको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर हाइड्रोजन्स ऐड करने पड़ेंगे। आपने जनरल फॉर्मूले में देखा था ना कि आप अनसैचुरेशन में क्या करते हो, 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हो। ठीक है, सैचुरेटेड में से 2 हाइड्रोजन आपने रिमूव किए तो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना। ठीक है, अब अगर आपको सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, आप कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसमें आप क्या करते हैं, H2 का एडिशन करते हैं। H2 का एडिशन ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा, कैटलिस्ट भी लेना पड़ेगा। तो पैलेडियम, निकेल और प्लैटिनम जैसे कैटलिस्ट लेते हैं टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या होता है, ये आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। कौन से कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ वी टेक
लाइक आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट है, इसमें हम H2 का ऐड कर रहे हैं, सेम कैटेलिस्ट निकल ले लेते हैं हम लाइक, ठीक है, निकल 200 डिग्री सेल्सियस। देन क्या होगा, ये जो H2 है ना, ये एक तो देखो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक H2 यहाँ अटैच हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा। देखो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन ये वाला ब्रेक हुआ, ठीक है, तो फिर इसके लिए ओपनिंग हो गई, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। क्या बना प्रोडक्ट, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आके आपका एक H अटैच हो गया, जिससे मैं लिख सकती हूँ CH3 और ये क्या होता है आपका इथेन। क्या फॉर्म हुआ, इथेन। किससे फॉर्म हुआ, इथीन से, ठीक है, ये इरेज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इथीन से आपका इथेन फॉर्म हुआ, कब, जब आपने कैटेलिस्ट लिया। अब देखो 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 देखो, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, इसे मैं बोल सकती हूँ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये आपको और एक और जगह देखने को मिलती है। कहां पे मिलती है, देखिए, जब भी आपकी वेजिटेबल ऑयल्स जितने भी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या करते हो आप, हाइड्रोजन का ऐड करते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बनते हैं आपके, बनते हैं वेजिटेबल घी, जिसे आप बोलते हो वनस्पति घी। अब देखिए, जिसे डालडा भी कह लो, ठीक है। देखो अब क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के लिए गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड फॉर हेल्थ। These unsaturated compounds are good for health, but after hydrogenation, after addition of hydrogen, ये जो वनस्पति घी में कन्वर्ट होता है, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है, ये क्या करता है, it leads to cholesterol, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है, मींस these are not good for the health, ठीक है, क्लियर है। कंबशन रिएक्शन पढ़ ली, एडिशन रिएक्शन पढ़ ली, अब इसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और चीज देखो, H2 का एडिशन, H2 के एडिशन को हम रिडक्शन भी तो कहते हैं ना। अगर कहीं पे रिडक्शन लिखा आ जाए, रिडक्शन करना है किसी भी आपको कंपाउंड का, तो आप कर सकते हैं, मींस आपको H2 का एडिशन करना है किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, सिंपल रिडक्शन पढ़ लिया, रिडक्शन हो गया। अब उसके बाद बारी आती है ऑक्सीडेशन की, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रही रिएक्शन आपकी बोर्ड पे दिख रही होगी। इसमें हमने क्या लिया है, इथेनॉल लिया है। अब इथेनॉल ऑक्सीडेशन, पहले हम ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, अरे ये तो सबको आता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने क्या किया, हमने एक इथेनॉल लिया। इथेनॉल कैसा होता है, जो कि कलरलेस होता है, अगर हम इसकी कलर की बात करें, कलरलेस होता है। इसमें हमने नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन आता कहां से है, तो ओजोन को जब हम ब्रेक करते हैं तो आपका O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आपका फॉर्म होता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, रिएक्शन के लिए तुरंत अवेलेबल करवाया जाता है, एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन इट विल फॉर्म, ठीक है। और ये क्या होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, और ये एकदम से जाके यहाँ पे इथेनॉल के ऊपर रिएक्शन शो करता है। और देखिए क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड फ्री है, नहीं फ्री है। यहाँ से जो दो H2 होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और कार्बन डबल बॉन्ड बना लेता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे आपका इथेनोइक एसिड क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इथेनोइक एसिड आपका फॉर्म हो जाता है, प्लस H2 भी रिलीज होंगे, प्लस H2 गैस आपकी लिबरेट आउट हो जाती है। अब ये भी क्या होता है, ये भी आपका कलरलेस होता है, ठीक है। बट क्या ये नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे ही रिएक्ट हो जाएगा, नहीं, इसके लिए चाहिए होता है आपको कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा है कैटलिस्ट, अल्कलाइन KMnO4 क्या होता है, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, और वो कौन से कलर का होता है, कौन से कलर का होता है ये, पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज ऑफ पर्पल कलर। 9th क्लास में वो पढ़ा था ना, रिएक्शन वो कि सॉल्यूशन में से निकाला 10 ml, दूसरे में डाला, फिर वाटर ऐड किया, फिर 10 ml डाला, वो आपको पोटेशियम परमैंगनेट ही था। और क्या करते हैं, और लेते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट अगर हम करेंगे रिएक्शन को, तो उस केस में हमारा इथेनोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, तो ये रिएक्शन थी किसकी, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। ओके, रिडक्शन पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, आप पढ़ो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कैसे होती है आइए देखते हैं। देखिए CH4 कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे थे हाइड्रोजन के साथ, मीथेन, मीथेन ने क्या किया, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, अब क्लोरीन के साथ ऐसे ही तो रिएक्ट हो नहीं जाएगा कि आज क्लोरीन चल बॉन्ड बनाए, ठीक है। कब होता है ये, सनलाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरीन के बॉन्ड होते हैं ना, ये ब्रेक होते हैं, ब्रेक होते हैं तो ये अटैक करते हैं कार्बन के ऊपर और आपका क्या करते हैं, एक H को रिलीज कर देते हैं, इसीलिए एक क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाती है और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। अब वो जो एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ वो क्या करते हैं, जो दूसरा क्लोरीन होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो CH3 एक हाइड्रोजन हटा, क्या लगा फिर Cl, CH3Cl, और ये जो एक हाइड्रोजन हटा तो इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, Cl के साथ, क्या बना HCl। अब हो गई नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोलो क्लियर है, हो गया एक क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शंस आपकी कंप्लीट होती है। उसके बाद एक आपका लास्ट टॉपिक बचता है सोप एंड डिटर्जेंट, जिसे हम करेंगे कल के लेक्चर में। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही आगे कुछ 4 डेज के लिए, और 4 डेज बाद हो जाएगा आपका कार्बनेट कंपाउंड क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस के बाद आएंगे आपके बोर्ड में, एक मार्क्स भी छूट नहीं सकता गारंटी के साथ। पर पूरी वीडियोस आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको देखनी पड़ेंगी, सारे टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बिलो द टॉपिक और मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेंबर्स हु आर नाउ इन क्लास 10th। तो बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।